रात के 11 बज रहे थे। शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ी के नीचे बसे एक छोटे से गांव में सन्नाटा था। सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, बारिश की। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान फट गया हो। बिजली कड़कती तो पूरा कमरा एक पल के लिए सफेद रोशनी से भर जाता और अगले ही पल पहले से ज्यादा अंधेरा हो जाता। मैं आर्यन अपने पुराने गांव के घर में अकेला था। मेरे माता पिता शहर गए हुए थे और मैं यहाँ अपनी छुट्टियां बिताने आया था। घर पुराना था, लकड़ी की चौखट और मिट्टी की दीवारें। मैं बिस्तर पर लेटा एक पुरानी किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बारिश की टप टप दिमाग में हथौड़े की तरह लग रही थी। अचानक एक ऐसी आवाज आई जो बारिश की नहीं थी। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। पहले मुझे लगा शायद कोई भटका हुआ जानवर होगा, लेकिन फिर एक बहुत ही धीमी और कंपकपाती आवाज आई। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इस तूफान में कौन हो सकता है? मैंने एक पुरानी लालटेन उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने जंजीर हटाई और दरवाजा खोला, मेरी सांस अटक गई। सामने एक लड़की खड़ी थी, बारिश में बिल्कुल भीगी हुई। उसने सुर्ख लाल रंग का जोड़ा पहना था, बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह। उसके हाथों में भरी मेहंदी लगी थी, लेकिन मेहंदी का रंग गीला होकर उसके हाथों से खून की तरह टपक रहा था और उसके गहरे लाल जोड़े पर मिट्टी के धब्बे थे। आप कौन हैं? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? लड़की सिसकियां लेते हुए। मेरी डोली रास्ते में पलट गई। सब चले गए। मुझे थोड़ी देर छुपने की जगह चाहिए। बहुत ठंड लग रही है। मैंने उसे अंदर बुला लिया। वो लड़की अंदर आई और बिस्तर पर बैठ गई। उसके चलने से फर्श पर कीचड़ और पानी के निशान बन रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन निशानों से गीली मिट्टी की नहीं, बल्कि किसी पुरानी लाश की सड़न जैसी महक आ रही थी। मैंने उसे एक पुराना कंबल दिया और किचन में गया उसके लिए चाय बनाने। किचन से ही मैंने उससे बात करनी शुरू की। आपका नाम क्या है और आपकी डोली कहाँ से आ रही थी? मेरा नाम रूपा है। मेरी डोली इस पहाड़ी के पीछे वाले मोड़ से आ रही थी, वही मोड़ जहाँ पुराना बरगद का पेड़ है। मैं ठिठक गया। वो मोड़ तो 20 साल पहले एक बड़े हादसे के बाद बंद कर दिया गया था। वहां अब कोई नहीं जाता। लेकिन वो रास्ता तो बंद है। आप लोग वहां कैसे गए? हम रास्ता नहीं भटके थे, हम तो हमेशा वहीं रहते हैं। मैंने चाय का कप पकड़ा और बाहर आया। वो अब कंबल लपेटे बैठी थी। मैंने ध्यान से देखा, उसके पैर, उनके पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मेरा हाथ कांपने लगा। मैंने लालटेन उसके चेहरे की तरफ की। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मेरी चीख निकलते निकलते रुक गई। उसके चेहरे पर चमड़ी नहीं थी, सिर्फ सफेद हड्डियां और उन पर चिपकी हुई गीली मिट्टी थी। उसके आंखों के कोटे खाली थे, जिनसे काला पानी बह रहा था। तुम जिंदा नहीं हो। जिंदा तो मैं तब भी नहीं थी जब तुम्हारे दादा ने मेरी डोली को रास्ते से नीचे धक्का दिया था। आज की रात वही है आर्यन, वही तारीख, वही बारिश। तभी बिजली कड़की और घर के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। बाहर बारिश तेज हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग घर के चक्कर काट रहे होंगे। वो दुल्हन धीरे से खड़ी हुई। उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे और काले थे। उसने कहा, मुझे एक साथी चाहिए था और आज मुझे तुम मिल गए। मैं पीछे हटा, लेकिन पीछे दीवार थी। मैंने देखा कि मेरे पैरों के नीचे का फर्श अब मिट्टी में बदल रहा था, जैसे कोई कब्र खुद रही हो। उसने अपना घूंघट पूरा उठा दिया और उसके अंदर से हजारों कीड़े निकलकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं दीवार से चिपका हुआ था और वो दुल्हन, जिसे वो रूपा कह रही थी, मेरे इतने करीब थी कि उसकी सड़ी हुई सांस मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मेरे दादाजी ने तुम्हारे साथ क्या किया? उन्होंने तो हमेशा सबकी मदद की थी। मदद? आर्यन, उन्होंने मदद नहीं, धोखा दिया था। आज से 40 साल पहले इसी रास्ते पर मेरी डोली जा रही थी। मेरे बाप ने मेरी शादी के लिए अपना सब कुछ बेचकर गहने बनवाए थे। तुम्हारे दादाजी उस वक्त इस इलाके के बड़े आदमी थे। उन्हें लालच आ गया। उसने अपना गीला मिट्टी से भरा हाथ मेरी आंखों के सामने लहराया। अचानक मुझे एक मंजर दिखने लगा। मैंने देखा कि बारिश हो रही है और मेरे दादाजी अपने कुछ दोस्तों के साथ रास्ता रोके खड़े हैं। उन्होंने डोली उठाने वालों को मार दिया और उस दुल्हन को, जो चीख रही थी, उसे वहीं जिंदा मिट्टी में दबा दिया, सिर्फ उन गहनों के लिए।
जैसे जैसे वो कहानी सुना रही थी, मेरे घर की दीवारें पिघलने लगी थीं। जो प्लास्टर था वो मिट्टी बनकर गिर रहा था। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ नहीं किया। खून का कर्ज खून ही चुकाता है। तुम्हारे दादा ने मुझे मिट्टी दी थी, आज मैं उनके पोते को मिट्टी दूंगी। मैंने भागने की कोशिश की। मैं दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन दरवाजा अब वहां था ही नहीं। वहां सिर्फ एक गहरी खाई थी जिसमें से हजारों हाथ ऊपर की तरफ निकल रहे थे। वो सब उस धूली के बाराती थे जिनको उस रात मारा गया था। मैंने देखा कि किचन में रखी हुई चाय अब काले खून में बदल चुकी थी। रूपा मेरे और करीब आई। उसके फटे हुए जोड़े से मिट्टी झड़ रही थी। रुको, अगर मैं तुम्हें वो गहने वापस दिला दूं तो? मेरे दादा ने उन्हें कहीं छुपाया होगा। रूपा रुकी। उसका खाली काला चेहरा मेरी तरफ मुड़ा। वो गहने उन्होंने इसी घर की नींव में गाड़े थे। क्या तुम उन्हें निकाल पाओगे या तुम भी उनके साथ यहीं दफन हो जाओगे? तभी मुझे याद आया, बचपन में दादाजी हमेशा कहते थे कि इस घर के पुराने हिस्से को कभी मत खोदना। मैं समझ गया। मैंने कोने में रखा एक कुल्हड़ा उठाया और जमीन की मिट्टी खोदने लगा। बारिश और तेज हो गई, बिजली कड़की और पूरा घर हिलने लगा। मैंने मिट्टी खोदी, 1 फुट, 2 फुट, और अचानक मेरा कुल्हड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। एक पुराना लोहे का संदूक। मैंने उसे बाहर निकाला। जैसे ही मैंने उसे खोला, अंदर से पुराने गहने निकले, लेकिन वो खून से सने हुए थे। ये लो, अपना कर्ज वापस लो और मुझे छोड़ दो। रूपा ने वो संदूक उठाया। उसकी हड्डियों वाली उंगलियां गहनों से टकराईं तो एक अजीब सी ठंडी रोशनी पैदा हुई। उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। कर्ज चुक गया, लेकिन याद रखना आर्यन, बरसात की हर रात को मैं यहाँ से गुजरूंगी। ये घर अब मेरा है और तुम यहाँ सिर्फ एक किराएदार हो। एक जोरदार बिजली कड़की और मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी। मैं जमीन पर लेटा हुआ था। मैंने आसपास देखा। घर बिल्कुल ठीक था। कोई मिट्टी नहीं, कोई टूटा दरवाजा नहीं। मैंने सोचा शायद ये एक बुरा सपना था। मैं उठा और अपने कपड़े झाड़ने लगा। तभी मेरी नज़र फर्श पर पड़ी। वहां गीली मिट्टी के 2 पैरों के निशान बने हुए थे जो सीधा मेरी दीवार के अंदर जा रहे थे। और मेरी मुट्ठी में एक पुराना खून से सना हुआ सोने का कंगन था। सूरज निकल चुका था, लेकिन गांव में वो रौनक नहीं थी जो रोज होती है। आर्यन के हाथ में वो खून से सना कंगन अभी भी था। वो कंगन ठंडा था, इतना ठंडा कि आर्यन की हथेली नीली पड़ रही थी। आर्यन ने सोचा कि वो गांव के पुराने मुखिया जी के पास जाएगा। उसे लगा कि शायद कोई तो होगा जो इस बरसाती दुल्हन की सच्चाई जानता होगा। आर्यन घर से निकला। रास्ते में जो भी गांव वाला उसे मिलता, वो आर्यन को देखकर अपना रास्ता बदल लेता। सबकी आंखों में एक अजीब सा डर था। आर्यन मुखिया जी के पुराने घर पहुंचा। मुखिया जी बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। आर्यन ने जैसे ही कंगन उनके सामने रखा, मुखिया जी के हाथ से हुक्का छूट गया। मुखिया जी, ये कंगन मुझे कल रात मेरे घर की नींव में मिला। कौन थी वो लड़की और मेरे दादाजी ने उसके साथ क्या किया था? मुखिया जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, सिर्फ तेरे दादा नहीं, उस रात इस गांव का हर मर्द गुनहगार था। रूपा की डोली जब यहां से गुजरी तो उसके बाप ने गांव से मदद मांगी थी, क्योंकि उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। लेकिन गांव वालों ने मदद करने के बजाय उसकी डोली लूट ली। हम सब ने चुप रहकर वो पाप होते देखा और उस लड़की की आह ने इस गांव को श्रापित कर दिया। आर्यन को एहसास हुआ कि वो दुल्हन सिर्फ उसके दादा से बदला लेने नहीं आई थी, बल्कि वो पूरे गांव का खात्मा चाहती थी। तो अब वो क्या चाहती है? वो हर साल बरसात में आती है और हर साल गांव का एक लड़का गायब हो जाता है। इस बार शायद तुम्हारी बारी है आर्यन, क्योंकि तुमने उसके गहने छुए हैं। तभी अचानक दिन के उजाले में भी बादल घने हो गए। अंधेरा छा गया। बारिश फिर से शुरू हो गई, वही तेज काली बारिश। आर्यन मुखिया जी के घर से निकलकर अपने घर की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि गांव के लोग अपने घरों के बाहर खड़े हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर जान ही ना हो। वो सब आर्यन को घेरने लगे। एक गांव वाला, इसे ले जाओ, अगर इसे रूपा को दे देंगे तो शायद हमारे बच्चे इस साल बच जाएंगे। आर्यन समझ गया कि इंसान भूत से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वो जंगल की तरफ भागा।
पीछे से लोगों के चिल्लाने और बारिश के गिरने की भयानक आवाज़ें आ रही थीं। भागते भागते आर्यन उसी पुराने मोड़ पर पहुंच गया जहां 40 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। वहां वही पुरानी डोली पड़ी थी, टूटी हुई और मिट्टी में दबी हुई। वहां बरसाती दुल्हन खड़ी थी। उसका जोड़ा अब सफ़ेद था, पर अब वो और डरावनी थी। आर्यन, उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेज ही दिया। देखा तुमने, इंसान कितने स्वार्थी होते हैं। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। जो मेरे पुरखों ने किया उसका पश्चातावा मैं करूँगा, लेकिन इन लोगों को मारने से तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा। रूपा जोर से हंसी। उस हंसी से पहाड़ियां थरथरा गईं। मुझे पछतावा नहीं, मुझे बलि चाहिए। आर्यन ने वो कंगन डोली की तरफ फेंका। जैसे ही कंगन डोली से टकराया, वहां एक जोर का धमाका हुआ। आर्यन बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो अपने घर के बिस्तर पर था। धूप खिली थी। उसके माता पिता सामने खड़े थे। क्या हुआ बेटा, तुम बेहोश मिले जंगल में? माँ, वो दुल्हन, वो सब कुछ। आर्यन ने चैन की सांस ली कि शायद सब खत्म हो गया। लेकिन जब वो नहाने गया और उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसके गले पर मेहंदी के लाल हाथों के निशान बने हुए थे और आईने पर मिट्टी से लिखा था, सफर अभी खत्म नहीं हुआ, अगली बरसात फिर मिलेंगे। आईने पर मिट्टी से लिखा वो संदेश देखकर आर्यन की रूह कांप गई। उसने अपने गले के निशान छिपाने के लिए एक मफलर लपेटा और कमरे से बाहर आया। उसने देखा कि उसके माता पिता बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन एक चीज अजीब थी। घर की हर दीवार से हल्की हल्की मिट्टी झड़ रही थी। आर्यन ने ध्यान से देखा, दीवार के कोने में छोटा सा छेद था। उसने उसमें झांका तो उसे अंदर कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने एक हथौड़ा उठाया और दीवार तोड़नी शुरू की। दीवार के अंदर से एक पुराना शादी का कार्ड निकला। उस पर लिखा था रूपा और नाम मिटा हुआ था, लेकिन सबसे नीचे एक तारीख लिखी थी, 25 जुलाई 1984। आज वही तारीख थी। आर्यन ने फैसला किया कि वो आज रात इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करेगा। वो गांव के मंदिर गया, लेकिन वहां का पुजारी भी उसे देखकर भाग गया। पूरा गांव शाम होते ही ऐसे बंद हो गया जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। आर्यन अपने घर वापस आया और बीच आंगन में कुर्सी डालकर बैठ गया। उसने अपने पास एक लालटेन और वही पुराना कंगन रखा। रात की ठीक 12 बजे आसमान का रंग बदलकर गहरा लाल हो गया। बारिश ऐसी शुरू हुई जैसे कोई ऊपर से पत्थर फेंक रहा हो। अचानक घर के बाहर से सैकड़ों लोगों के रोने की आवाजें आने लगीं। घर का मुख्य दरवाजा धीरे से खुला। रूपा अंदर आई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे पीछे गांव के वो सब लोग चल रहे थे जो पिछले सालों में गायब हुए थे। उनकी आंखें सफेद थीं और वो सब एक ही सुर में बोल रहे थे। रूपा आर्यन के सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे से अब मिट्टी नहीं बल्कि खून टपक रहा था। आर्यन को समझ आया कि ये सिर्फ बदला नहीं बल्कि एक रस्म थी। उसने कांपते हाथों से वो कंगन उठाया। रूपा ने अपना हड्डियों वाला हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही आर्यन ने वो कंगन उसकी कलाई पर पहनाया, एक भयानक बिजली कड़की। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके शरीर से जान निकल रही है। रूपा का चेहरा अचानक बदलने लगा। वो भयानक दुल्हन से एक सुंदर लड़की में बदल गई। उसने आर्यन की तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। गांव वाले डरते डरते आर्यन के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर बिल्कुल खाली था। आर्यन का कहीं पता नहीं था, लेकिन घर के बीच आंगन में वही कुर्सी रखी थी और उस पर आर्यन का मफलर पड़ा था। जब मुखिया जी ने मफलर उठाया तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। कुर्सी पर मिट्टी से एक नया निशान बना था, एक मर्द के हाथ का निशान। गांव में अब हर साल बारिश होती है, लेकिन अब कोई दुल्हन नहीं दिखती। अब लोगों को एक बरसाती दुल्हा दिखता है जो लाल मफलर लपेटे रास्ते में खड़ा रहता है और आने जाने वालों से पूछता है, क्या तुमने मेरी दुल्हन को देखा?